नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो आपका बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर है, इसमें आज हम पेपर वन जो जनरल स्टडीज है उसके कुछ क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस पर ही बेस्ड है। हम अल्टरनेट डे पर दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज पेपर 1 का क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपका और जो रिवीजन है वो अच्छे से हो पाए। ओके, स्टार्ट करते दोस्तों। फर्स्ट देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट भारतीय कार्य की मान्यता के रूप में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड आप जानते होंगे, CSR जो सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है। ओके, ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड देती है, प्रदान करती है। तो किस क्षेत्र में, मतलब किस फील्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए? तो दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप जानते होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है। ओके, CSR की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थापना 1942 में हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं। प्रधानमंत्री दोस्तों 3-4 संस्थाओं के जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। पहले तो CSR हो गया, दूसरा नीति आयोग हो गया, आप जानते होंगे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष और CEO दूसरे लोग होते हैं। इसके अलावा आपका हो गया आपदा प्रबंधन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं। और एक और दो कुछ संस्था है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं, तो याद रखिएगा इसके भी CSR का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। स्थापना 1942 में हुआ था। और हाल ही में इसका जो महानिदेशक इनका बनाया गया दोस्तों, पहली महिला, जिसका नाम है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी नल्लाथम्बी, तो वो उसकी मतलब महानिदेशक है CSIR की। तो विज्ञान एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो खुदरा मूल्य है, खुदरा बिक्री मूल्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन है इंडिया में, वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ईंधन उत्पाद शुल्क, सेकंड है ईंधन पर मूल्य वर्धित कर, थर्ड है डॉलर विनिमय दर, और फोर्थ है वस्तु एवं सेवा कर मतलब GST। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि यदि पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में ला दिया जाए तो उसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी, उसका रेट बहुत कम हो जाएगा। तो मतलब अभी तक जो है सरकार पेट्रोल डीजल पर GST नहीं ला, मतलब GST के दायरे में पेट्रोल डीजल को नहीं लाई है। तो कौन कारक नहीं है? तो GST दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर। पेट्रोल डीजल के जो खुदरा मूल्य है उसमें GST लागू नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। देखिए, भारत में ईंधन की कीमतों को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो तेल रिफाइनरियाँ, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड, वेस्ट ब्रेंट क्रूड, आपके बास्केट क्रूड इत्यादि जैसे क्रूड को खरीदती है, निकालती है, और इन क्रूड को पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, बायोफ्यूल्स आदि में परिवर्तित कर देती है। खैर ये सब हमारे काम का नहीं है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, अभी तक पेट्रोल और डीजल GST के दायरे से बाहर है। पेट्रोल डीजल अभी भी GST के दायरे से बाहर है, इसलिए GST वह कारक नहीं है जो भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य को प्रभावित कर सकता है। ऑलराइट, तो GST ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, मई 2022 में किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी? मतलब ब्रिक्स 2022 की जो बैठक हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो 2022 में देखिए 14वीं बैठक हुआ है ब्रिक्स का। हाल ही फिलहाल में दोस्तों जो 2022 में ब्रिक्स की 14th बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता आपका चाइना किया है। कौन? चाइना। ब्रिक्स में याद रखिए ब्राज़ील है, रसा है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो इस बार दोस्तों चाइना किया है, तो अगले बार कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा, तो साउथ अफ्रीका। इंडिया क्या था दोस्तों 2021 के एंड में। ओके, और ये 13वीं बैठक थी। तो भारत जो है ब्रिक्स की 13वीं बैठक भारत किया था, अध्यक्षता किया था। 14वीं बैठक 2022 में चाइना किया है, और 15वीं बैठक जो 2023 में होगा वो साउथ अफ्रीका करेगा। ध्यान रखिएगा। और ब्रिक्स की करेंसी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिक्स की करेंसी को 5R करेंसी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील का करेंसी है रियाल, रसिया का करेंसी रूबल, इंडिया का रूपी जानते हैं आप, चाइना का रेमेनबी होता है, उसको युआन भी कहते हैं, और साउथ अफ्रीका का रेंड। मतलब सभी का करेंसी कहीं ना कहीं R नाम से स्टार्ट होता है, इसलिए इन देशों की करेंसी को 5R भी कहा जाता है। जिस प्रकार से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की करेंसी को SDR बोलते हैं दोस्तों, स्पेशल ड्राइंग राइट बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि SDR किसकी मुद्रा है, तो IMF की मुद्रा को SDR कहते हैं। उसी प्रकार से ब्रिक्स देशों की मुद्राओं को और किस नाम से जाना जाता है? 5R करेंसी। ये भी ध्यान रखिएगा, इस पर हम स्पेशल एक वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। ओके,
तो चाइना करेगा दोस्तों 2022 में, चाइना, चीन। देखिए चीन ने 19 मई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल हुए थे। भारत ने जनवरी 22 में चीन के ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी थी और ब्रिक्स 2022 का विषय फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट है। ब्रिक्स में 5 देश शामिल है, ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को हराने के बाद भारत ने थॉमस कप 2022 में अपना पहला खिताब जीतकर इतिहास रच दिया? देखिए थॉमस कप और उबेर कप इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। ओके, थॉमस कप और उबेर कप, पहली बात आपको पता होना चाहिए कप किस खेल से बिलोंग करता है, तो बैडमिंटन। थॉमस कप और उबेर कप दोस्तों बैडमिंटन से बिलोंग करता है और हाल ही में थॉमस कप इंडिया ने दोस्तों इंडोनेशिया को हराकर इतिहास रचा है। ओके, पहली बार देखिए पहला खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, तो इंडिया जो है थॉमस कप पहली बार जीता है और किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। याद रखिएगा, ये पूछता है कि किसको हराकर, तो इंडोनेशिया को हराकर। तो थॉमस कप इंडिया जीता है इंडोनेशिया को हराकर। और जो आपका उबेर कप दोस्तों, उबेर कप महिलाओं का होता है, उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन का कप है और थॉमस कप पुरुष कह सकते हैं मेल टीम का है, बैडमिंटन का कप है। तो उबेर कप जीता है साउथ कोरिया, चाइना को हराकर दोस्तों, उसने चाइना को हराकर जीता है साउथ कोरिया ने। लेकिन थॉमस कप इंडिया जीता है इंडोनेशिया को हराकर। मतलब इस बार जब से ये कप हुआ है, थॉमस कप हुआ है, उसके बाद जो भी एग्जाम हुआ है हर एक एग्जाम में थॉमस कप से रिलेटेड क्वेश्चन था ही, तो आगे भी पूछा जा सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट था। देखिए भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 22 को थॉमस कप टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। थाईलैंड के इम्पैक्ट एरिना में आयोजित फाइनल में टीम ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हरा। देखिए 14th टाइम का चैंपियन था आपका इंडोनेशिया, 14 बार का चैंपियन था, उसको 3-0 से हराकर भारत ने यह खिताब जीता है। भारत यह खिताब जीतने वाला छठा देश बन गया। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी और किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के स्क्रिप्ट इतिहास में मदद करने के लिए शानदार जीत हासिल की थी। इनका नाम भी याद रखिएगा कौन कौन प्लेयर हैं, क्योंकि प्लेयर आपसे पूछ सकता है कि ये किस खेल से बिलोंग करते हैं। तो लक्ष्य सेन आप जानते होंगे, लक्ष्य सेन बहुत दिनों से बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। सात्विक साईराज, ये सब नए प्लेयर हैं, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी और किदाम्बी श्रीकांत, ये सभी बैडमिंटन खेलते हैं। ऑलराइट, तो इनको ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों 2022 में कुछ महत्वपूर्ण खेल टूर्नामेंट और उनके विजेताओं का उल्लेख देखिए। आईसीसी महिला विश्व कप 2022, आईसीसी जो महिला विश्व कप हुआ था उसके विजेता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, इसके विजेता कौन है, इंडिया मतलब जो अंडर 19 हुआ था, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसके विजेता इंडिया है, इंग्लैंड को हराकर जीता है। और इसके कैप्टन कौन थे, तो यश धुल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का जीता राफेल नडाल ने जीता है। अच्छा, इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, फ्रेंच ओपन हुआ है, विंबलडन हुआ है और यूएस ओपन हुआ है। सबका मेल और फीमेल का आपको जो उसका कौन विजेता है पता होना चाहिए दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेल विजेता राफेल नडाल स्पेन के, और फीमेल विजेता थी स्ले बार्टी जिन्होंने संन्यास ले लिया, ऑस्ट्रेलिया की थी। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है दोस्तों। और फीमेल विनर इसकी थी इगा स्विएटेक आपकी पोलैंड की। विंबलडन के विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के थे। और फीमेल दोस्तों एलिना रिविकाना कजाकिस्तान, पहली एशिया की महिला थी जिन्होंने टेनिस टूर्नामेंट में मतलब विंबलडन का खिताब जीता था। और यूएस ओपन हाल में हुआ था, यूएस ओपन 1 महीना पहले, कार्लोस अलकराज इसके विजेता थे, कार्लोस अलकराज। और फीमेल में इसकी विनर थी इगा स्विएटेक पोलैंड की, कार्लोस अलकराज स्पेन के आपके। ऑलराइट, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर किस प्रकार के मंदिर का उदाहरण है? मदुरई में मीनाक्षी मंदिर दोस्तों वेगई नदी के किनारे है। मदुरई तमिलनाडु में वेगई नदी के किनारे आपका मीनाक्षी मंदिर है। ये किस मंदिर के उदाहरण है? द्रविड़ शैली का, नागर शैली का, मिथुन शैली का या वेसर शैली का? तो आप सभी जानते हैं कि सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में, दक्षिण इंडिया में, भारत में दोस्तों जो भी मंदिर बना है लगभग वो क्या है आपका द्रविड़ शैली में है। अधिकतर जो है वो द्रविड़ शैली में। तो मीनाक्षी मंदिर भी आपका द्रविड़ शैली में है, याद रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है आपका, मदुरई तमिलनाडु में है, वेगई नदी के किनारे। ओके, देखिए द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिणी भारत या दक्कन के मंदिरों से जुड़े हुए हैं। द्रविड़ शैली की सामान्य विशेषताएं, स्तंभ की पिरामिड के समान ऊंचाई है। स्तंभ जो जानते हैं पिरामिड के समान इसकी ऊंचाई होती है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में वैरागी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। वेगई नदी नाम है, वैरागी यहाँ लिखा हुआ है। यह पार्वती, माता पार्वती को समर्पित है, जिन्हें मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। और उनके पति शिव ने यहाँ सुंदरेश्वर नाम दिया गया है। इस मंदिर का निर्माण 1627 और 1655 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें 14 गोपुरम जिनकी ऊंचाई 45 से 50 मीटर है।
नागिरसली का मंदिर एक मंदिर है जिसमें केवल एक चोटी या शिखर होता है। इस प्रकार का मंदिर उत्तर भारत में स्थित है। उत्तर भारत की जो मंदिरें होती है वो नागिरशैली में बनाया जाता है। मोढेरा में सूर्य मंदिर और खजुराहो में सूर्य मंदिर नागिरशैली के मंदिरों का प्रमुख उदाहरण है। दोस्तों यहाँ चर्चा हुआ है मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा गांव हाल ही फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में था। मोढेरा गुजरात का गांव है, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा यदि आपको जानकारी है कि वाई में मोढेरा इज़ फेमस इन दोज डेज। हाल ही फिलहाल में यहाँ पर क्या हुआ है, मोढेरा करंट अफेयर्स का बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आप कमेंट सेक्शन में बताएं, यदि आपको नहीं पता हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। बेसर दक्षिण भारतीय स्थापत्य के लिए भारतीय मंदिर वास्तुकला का मिश्रित रूप है और कुछ आकृति उत्तर भारतीय विवरणी को दर्शाती है। ओके, तो बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इस बार जो 5 स्टेट में दोस्तों चुनाव हुआ था, आपका पंजाब में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, मणिपुर में हुआ था और गोवा में हुआ था। दोस्तों सभी का आपको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो पंजाब में आप जानते हैं 117 सीट पे चुनाव हुआ था और आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, भगवंत मान वहाँ के सीएम बने। उत्तर प्रदेश आदित्य योगीनाथ, 403 सीटें वहाँ विधानसभा की, योगी आदित्यनाथ वहाँ मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी दोस्तों पहली बार चुनाव में तो हार गए थे, लेकिन बाद में खटीमा से जीतकर ये मुख्यमंत्री बने। और मणिपुर एन बीरेन सिंह, मणिपुर के सीएम कौन बने हैं? एन बीरेन सिंह। और गोवा प्रमोद सावंत। मणिपुर में सीट कितना है? 60 है। गोवा में सीट कितना है? 40 है। और उत्तराखंड में सीट कितना है? 70 है। विधानसभा सीट 70 है। दोस्तों उत्तराखंड में और क्या हुआ था कि पहली महिला वहाँ स्पीकर बनी थी, उसका नाम क्या था? रितु खांडेरी। ये भी यूपीपीसीएस में एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। ओके, तो पुष्कर सिंह धामी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति 1979 डैश से संबंधित थी। अशोक मेहता समिति, आप बलवंत राय मेहता समिति के बारे में सुने होंगे। तो अशोक मेहता समिति दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताए थे। और जो आपका बलवंत राय मेहता है उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था। ओके, तो पंचायती राज व्यवस्था से आपका संबंधित है अशोक राय मेहता समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। देखिए, जनता पार्टी द्वारा दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारत में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करना था। ऑलराइट, पंचायती राज भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। ये भी ध्यान रखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिलों से लागू किया गया था। पंचायती राज निर्णय लेने में लोगों को शामिल करता है और सरकार के काम के दबाव को कम करता है। अशोक मेहता की अध्यक्षता में अशोक मेहता का गठन किया गया था, समिति का गठन किया गया था। बाद में भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था का मतलब उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 से जो आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया था। इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान का जो अनुसूची 11 है पंचायती राज व्यवस्था से आपका संबंधित है। और अनुसूची 12 जो है आपका नगर पालिका के संबंधित है। नगर पालिका का हाल ही में चुनाव होने वाला है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका अनुसूची 11 में टोटल 29 विषय है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका जो अनुसूची 11 है, शेड्यूल 11 है, उसमें टोटल 29 विषय है और शेड्यूल 12 में आपका टोटल 18 विषय है। ऑलराइट, ध्यान रखें। नेक्स्ट, बिहार के किन 2 शहरों को विरासत शहर विकास और हृदय योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिला है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में देख लीजिए। विच 2 cities ऑफ बिहार हैव रिसीव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय? तो बिहार के किन 2 शहरों को विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिला है? तो आपका है गया और बोधगया। कौन? गया और बोधगया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है, पूछ सकता है। ओके, देखिए विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय क्या था? तो राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और हृदय योजना वृद्धि योजना हृदय 21 जनवरी 2015 को प्रत्येक विरासत शहर के विरासत चरित्र का संरक्षित करने के लिए एक समावेशी तरीके से शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक साथ लाने का उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना कुछ अमूर्त संपत्तियों को पुनर्जीवित करने के साथ साथ स्मारकों, घाटों, मंदिरों आदि जैसी विरासत परिसंपत्तियों के लिए लिंक्ड शहरी बुनियादी ढांचों के पुनरुद्धार सहित मुख्य विरासत बुनियादी ढांचा परियोजना के विकास का समर्थन करेगी। इन पहलों को स्वच्छता सुविधाओं, सड़कों, सार्वजनिक परिवहन और पार्किंग, नागरिक सेवाएं, सूचना कियोस्क आदि का विकास शामिल होगा।
बिहार के जिन 2 शहरों को विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिले हुए हैं, गया और आपका बोधगया। ऑलराइट। 4 वर्षों की अवधि नवंबर 2018 में पूर्ण और 500 करोड़ रुपये 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल परिव्यय के साथ इस योजना को अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकली, वेल्लोर और वारंगल नामक 13 चिन्हित शहरों में लागू किया जाना तय है। ना ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति कब बिहार सरकार द्वारा अपनाई गई थी? बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति, महिला को सशक्त करने के लिए, महिला को और मजबूत बनाने के लिए जो महिला सशक्तिकरण नीति थी, कब सरकार द्वारा अडॉप्ट किया गया था? 22 मार्च 17 को या 22 मार्च 15 को, 22 मार्च 15 को, 23 मार्च 15 सॉरी, और 24 मार्च 2019 को। तो जानते हैं दोस्तों 22 मार्च 2015 को। 22 मार्च को क्यों? क्योंकि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ओके, तो 22 मार्च 2015 को महिला सशक्तिकरण नीति अपनाया गया था बिहार राज्य में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जरूर इसको ध्यान रखें। देखिए, इस नीति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति है और उन्हें विकास की राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाना है। ओके, महिलाओं को मतलब और मजबूत बनाना है, सबल बनाना है। यह नीति लैंगिक आधारित भेदभाव, जाति और संरचनात्मक बोध के उन्मूलन के लिए प्रयास करती है, जिससे महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों तक पहुंच सीमित हो जाती है। यह संसाधनों के लिए महिलाओं के विवेकपूर्ण पहुंच और अनुकूल वातावरण का निर्माण सुनिश्चित करेगा। 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार प्रतिबद्धताओं में से एक है और भर्ती में 35% आरक्षण आप जानते हैं महिलाओं को दिया गया है। राज्य सरकार की सेवा और महिलाओं के जनवरी 2016 से दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? देखिए, नेशनल हाईवे टनल सबसे बड़ा दुनिया का कौन है दोस्तों? हर एक एग्जाम में दोस्तों, हर एक एग्जाम ये क्वेश्चन आपका टनल से ये पूछा गया है। तो अटल टनल कौन है? अटल टनल। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। हमने इसके बारे में शॉर्ट्स में भी बताया अपने वीडियो में। अटल टनल की लंबाई दोस्तों 9.02 किलोमीटर। बीपीएससी हर बार एग्जाम में पूछी है। किस श्रेणी में? तो ये पीर पंजाल श्रेणी में है। आप जानते होंगे कि ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो पीर पंजाल श्रेणी में आपका अटल सुरंग है। 9.02 किलोमीटर है। हिमाचल में, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में इसको बनाया गया है दोस्तों। और लेह मनाली मार्ग पे है। कहाँ पर है? लेह मनाली मार्ग, मतलब हिमाचल प्रदेश में है तो मनाली में है और लेह को जोड़ती है दोस्तों, मतलब यहाँ से आप लेह लद्दाख तक जा सकते हैं। तो इन चारों पॉइंट को जरूर ध्यान रखें। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, पहली बात। दूसरा कि इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। बीपीएससी ये लंबाई पूछ चुकी है। पीर पंजाल श्रेणी में है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कहाँ बना है? तो हिमाचल प्रदेश में बना है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और किसको जोड़ती है? तो लेह मनाली मार्ग को जोड़ती है अटल टनल। और हाल ही फिलहाल में दोस्तों इसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड भी मिला है अटल टनल को। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टनल का इसको अवार्ड मिला है अटल टनल। अटल टनल का पुराना नाम क्या था? तो आपका रोहतांग टनल। क्या था? रोहतांग टनल इसका पुराना नाम था। ऑलराइट, तो ध्यान रखें, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। आइए थोड़ा इसके बारे में और देख लेते हैं। अटल सुरंग भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग को हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है। इन सारी बातों को हमने चर्चा किया और प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बना है प्रत्येक साल। यह अब 10,000 फीट से अधिक पर और 9.02 किलोमीटर मतलब 5.6 मील लंबी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के रूप में भी जाना जाता है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2020 को किए थे। पीएम मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को वाजपेयी के जन्मदिन पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया था। ओके, ध्यान रखें। और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। इस परियोजना की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जून 2000 को की थी और इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। BRO इसने बनाया था। ओके, उड़ीसा के मालगुडा सुरंग चौथी सबसे बड़ी ब्रॉड गेज सुरंग है। उड़ीसा में देखिए मालीगुडा सुरंग कभी पूछ सकता है कहाँ, तो उड़ीसा में है और ये ब्रॉड गेज रेलवे सुरंग है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जम्मू कश्मीर भारत के एक लंबा सड़क सुरंग है। और पीर पंजाल रेलवे सुरंग या काजीकुंडी रेलवे सुरंग 11.25 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग है जो जम्मू और कश्मीर के मध्य हिमालय के पीर पंजाल रेंज में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये आपके जल संधि, जिसको आप कहते हैं स्ट्रेट, समुद्र के अंदर जो कुछ जल एक दूसरे को जोड़ती है जल संधियाँ, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। पहले देखिए जल संधि कौन कौन है। वाटर स्टेट, जिब्राल्टर जल संधि, सुन्ना जल संधि, फार्मोसा जल संधि और तुसीमा जल संधि।
जिब्राल्टर किसको जोड़ती है दोस्तों? तो आप जानते होंगे जिब्राल्टर आपका अटलांटिक महासागरों पर भूमध्य महासागर से जोड़ता है। ऑब्वियसली पहला इम्पोर्ट सही है। जिब्राल्टर जलसंधि, इसको भूमध्य सागर का कुंजी भी कहते हैं। जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या कुंजी भी कहते हैं। तो ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। और जिब्राल्टर जलसंधि आपका स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। स्पेन को मोरक्को से अलग करता है, मतलब जल वाले भाग को जोड़ता है और कंट्री को अलग करता है, याद रखिएगा। सुंडा, ये इंडोनेशिया के पास है, जावा और सुमात्रा के बीच में, बिल्कुल सही बात है। जो सुंडा जल संधि है जावा और सुमात्रा के बीच में है सुंडा जल संधि। ओके, हिंद महासागर का अगर कहे सबसे गहरा गर्त कौन है, सबसे गहरी डीपेस्ट पॉइंट कौन है, तो यही आपका सुंडा गर्त है। फार्मोसा जल संधि कोरिया और जापान के बीच स्थित है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। त्सुशिमा जल संधि ताइवान और महादेशी एशिया के द्वीप को अलग करता है, ये भी गलत है। मतलब फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। कौन पूछ रहा है कि कौन इसमें से सही है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है दोस्तों। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। दो तो जो सही था वो हम देख लिए हैं। हम ताइवान जल संधि देखते हैं दोस्तों। ताइवान जल संधि जिसे फार्मोसा जल संधि के रूप में भी जाना जाता है। ताइवान जल संधि को आपको फार्मोसा जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये ताइवान और महाद्वीपीय एशिया के द्वीप को अलग करने वाली 180 किलोमीटर चौड़ी जलडबरी मध्य है। जल संधि वर्तमान में दक्षिण सागर को चीन सागर का हिस्सा और उत्तर में पूर्वी चीन सागर से जुड़ता है। सबसे संकरा हिस्सा 1300 किलोमीटर 130 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट है त्सुशिमा जल संधि। त्सुशिमा जल संधि या पूर्वी चैनल कोरिया जलडबरी मध्य का एक चैनल है जो कोरिया और जापान के बीच स्थित है, मतलब कोरिया और जापान के बीच में स्थित है, जो जापान सागर और पीला सागर पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। तो 400 में लित नहीं है, मतलब फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को किसकी मदद से लॉन्च किया गया था? आप जानते हैं भारत का जो सबसे पहला सैटेलाइट था आर्यभट्टा था। कौन? आर्यभट्टा था। इसको लॉन्च किया गया था 1975 19 अप्रैल को। ये दोस्तों हमने यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर था, रसा जो था उस समय यूएसएसआर था, सोवियत संघ था उसमें, क्योंकि 1975 में रूस का तो बिग टर्न आपका 1991 में, 1991 में मिखाइल मिरागोज के समय में हुआ था, जिनके हाल ही में डेथ हुई, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों। तो उसमें यूएसएसआर था और यूएसएसआर के अंदर ही आपका कजाकिस्तान से हुआ था दोस्तों। कजाकिस्तान में एक बेकानूर जो स्पेस स्टेशन है, लॉन्चिंग स्टेशन है, वहाँ से लॉन्च किया गया था। और कजाकिस्तान उन दिनों रूस का ही हिस्सा था, मतलब यूएसएसआर का हिस्सा था। तो ओवरऑल हमारा आंसर रसा जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को रूस की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। इसे रूस के रॉकेट लॉन्च और विकास स्थल अस्ट्राखोइन अबेलॉस्ट में कप्यूस्टन यार से लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लॉन्च का यान कॉस्मोस 3M है। कुछ अंतरिक्ष एजेंसी का नाम देखिए। भारत का तो इसरो जानते हैं, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ओके दोस्तों, इसके वर्तमान में हेड कौन है? एस सोमनाथ है। हेडक्वार्टर कहाँ था? बेंगलुरु में। इतना बात है आपको पता होना चाहिए, कम से कम इंडिया के बारे में तो पता होना चाहिए। अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा, इंपॉर्टेंट है। जापान का है जाक्सा, चीन का है CNSA, रसा का है रॉसकॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और निम्न में से कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? आपको रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि देवप्रयाग बताओ किन दो नदियों का संगम है यहाँ पर, और रुद्रप्रयाग बताओ किन दो नदियों का संगम है। तो देखिए, जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में ही आपका अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और यहीं से गंगा स्टार्ट होता है। गंगा दोस्तों देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्टार्ट होता है। ओके, इससे पहले गंगा नहीं होता, इससे पहले अलकनंदा अलग नदी है और भागीरथी अलग नदी है। लेकिन जो रुद्रप्रयाग है आपका, ये आपका वो देवप्रयाग के बारे में हम भी बोले थे। रुद्रप्रयाग दोस्तों आपका अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग आपका जो शहर है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के बीच में, मंदाकिनी के क्या कर सकते हैं, संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। देखिए, देख लीजिए, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में जो है भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और बाद में से गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी प्रयाग में नंदाकिनी नदी से निकलती है और अलकनंदा की सहायक नदी पिंडर इसे कर्णप्रयाग में मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इबन बतूता कि भारत आने पर दिल्ली का सल्तनत उस समय कौन था? जब इबन बतूता, जानते हैं आप, एक यात्री था, कह सकते हैं विदेशी था, किसके समय में दिल्ली आया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। जो आपका इबन बतूता था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली आया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इबन बतूता के समय में, इबन बतूता के बारे में दोस्तों। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो चूँकि इबन बतूता था, विद्वान था उन दिनों,
तो इसको यहाँ पर काजी नियुक्त कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसको काजी नियुक्त कर दिया गया। और इब्न बतूता ने यहाँ पर जब सफ़रनामा और रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। ओके, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चाइना भेजा था। ये भी आप बात ध्यान रखें। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का एक अच्छा राजा तो कह सकते हैं। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा था, लेकिन इसको मतलब पागल की संज्ञा दी गई थी, सबसे पागल राजा भी था। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक राज्य से संबंधित है? तालीकोटा का युद्ध 1565 में, तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 में लड़ा गया और विजयनगर साम्राज्य का इस युद्ध से उसके बाद उसका अंत हो गया। तालीकोटा का युद्ध आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ओके, देखिए तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर सेना को विनाशकारी पराजय दी। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिणी पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, जो अब उत्तरी कर्नाटक राज्य है। इस युद्ध को राक्षस तंगरी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तंगरी के युद्ध से भी जाना जाता है। इस युद्ध को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य का अंत का प्रतीक माना जाता है। ओके, मतलब कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध से हुआ है, तो राक्षस तंगरी युद्ध कहिए या तालीकोटा का युद्ध, जो 1565 में लड़ा गया था। जब मोहम्मद तुगलक दक्कन में अपनी शक्ति खो रहा था, तो दो हिंदू राजकुमारों हरिहर बुक्का ने 1365 में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में एक क्षेत्र का राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में साउथ इंडिया में दोस्तों जब ये अपने कह सकते हैं कि अपना प्रभुत्व पावरफुल अपना खो रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, उसी समय हरिहर बुक्का राय, आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों हरिहर बुक्का राय ने किया था 1336 में। कब? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय में ही। ओके, विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती शक्तियों ने इसे कई शक्तियों के साथ संघर्ष में ला दिया और वे अक्सर बहमनी साम्राज्य के साथ युद्ध लड़ते रहे। अधिकतर उनका बहमनी से युद्ध लड़ा गया। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे। उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने उत्कृष्ट पर पहुंचा। और कृष्णदेव राय वही हैं दोस्तों जिनके दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। तेनाली रामन के बारे में आपने सुना होगा। और कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक लिखी थी आमुक्त मालदा, मलयालम भाषा में पुस्तक लिखी थी आमुक्त मालदा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों इंडियन ओपिनियन, किसकी? इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी कई सारा न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, इंडियन ओपिनियन है उनका। और इंडिया में दोस्तों हरिजन पत्र जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखा है और इनकी अपनी ऑटोग्राफी थी एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। तो अक्सर पूछता है, तो इंडियन ओपिनियन उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था। इंडियन ओपिनियन याद रखें। देखिए समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा स्थापित डरबन दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित एक सृजित कल्पित राष्ट्रीयता के प्रतिनिधि था। समाचार पत्र जो सही अर्थों में प्रयोगात्मक है, को अवसर है, वस्तु विरोधी, कॉपीराइट मुक्त और धीमी गति से चलने वाला बताया जाता है। इसने समाचार पत्र को गठन करने वाली लोकप्रिय धारणाओं को खंडन किया, जिससे आमतौर पर समाचार टुकड़ों, संपादकीय, बाहरी पत्रकारों को रिपोर्ट और अन्य चीज़ों के साथ विश्लेषण शामिल होती है। सप्ताह में एक बार इंडियन ओपिनियन 4 भाषाओं में छपता था, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी। वर्तमान अध्ययन जून से सितंबर 1903 तक भारतीय राय के गांधी के प्रकाशनों की जांच करता है और जो एक भारतीय पहचान की अपनी अवधारणा का पता लगाया जाता है। ओके, तो इंडियन ओपिनियन उन्होंने साउथ इंडिया में स्टार्ट किया था। इसके अलावा देखिए इंडियन सोशोलॉजिस्ट 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवादी प्रकाशन था। स्वतंत्रता और राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार का एक अंग इसका हो सकता है। कॉमनवेल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यूके में प्रकाशित एक समाजवादी पत्रिका थी जिसे 1850 में नवगठित सोशलिस्ट द्वारा जारी किया गया। द नेशनल हेराल्ड द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित और इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा नियंत्रित एक भारतीय दैनिक है। नेशनल हेराल्ड इंडियन है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम आधा किसके द्वारा किया जाता है? मतलब जो अर्थ पर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है उसका आधा हाफ कौन मतलब फिक्स करता है दोस्तों? हाफ CO2 को कौन फिक्स करता है? कह सकते हैं उसको बैलेंस कौन करता है? या जैसे हम लोग CO2 छोड़ते हैं तो हमारा CO2 कौन यूज़ करता है? ऑब्वियसली प्लांट CO2 को लेता है और अपना भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको फोटोसिंथेसिस हम लोग करते हैं। तो प्लांट से ज़्यादा दोस्तों आपका एल्गी कौन है? एल्गी, शैवाल, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एल्गी। ओके, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो एल्गी जो आपका आधा से ज़्यादा, देखिए आधा से ज़्यादा मतलब CO2 को फिक्स करता है। अर्थ पर जितना भी CO2 उसका आधा से ज़्यादा CO2 को कौन फिक्स करता है? शैवाल, एल्गी। ओके, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
देखिए शैवाल जो है क्लोरोफिल युक्त एल्गी जो होता है दोस्तों, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ऑब्वियसली क्लोरोफिल होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। थैलॉइड, थैलस बॉडी ऐसा बॉडी कहते हैं मतलब जिसके अंदर आप रूट स्टेम लीव्स डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। आपने एल्गी को दोस्तों पेड़ के रूप में कभी कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि एल्गी होता है थैलॉइड बॉडी। थैलॉइड का बॉडी ऐसा, थैलॉइड बॉडी का मतलब ये होता है कि ऐसा प्लांट, ऑब्वियसली प्लांट के कैटेगरी में है ये, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है, सेल वॉल होता है। ओके, तो ऐसा प्लांट जिसमें रूट स्टेम लीव्स डिफरेंशिएटेड ना हो, मतलब आप सही से उसका पता नहीं कर सकती कि ये उसका रूट है, ये इसका स्टेम है, ये इसका लीव है। जैसे आप पीपल के पेड़ को देखें या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को देखें दोस्तों, मेरीगोल्ड को देखते हैं, रोज़ को देखते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं ये उसका रूट है, ये इसका स्टेम है, ये उसका लीफ है। बट किसी भी एल्गी को देख के आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये इसका स्टेम है, उसका रूट है, उसका लीव्स है, इसलिए उसको हम थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा के अंदर रखा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये एक इवोल्यूशन चला है प्लांट का इवोल्यूशन है। ओके, दूसरी को थैलस कहते हैं, ये इसलिए हम चर्चा कर दिए। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें रूट स्टेम लीव्स डिफरेंशिएटेड ना हो। ये मीठे पानी और समुद्री आवास दोनों में पाए जाते हैं। कुछ शैवालीय रूप नम आवासों में भी पाए जाते हैं, जैसे गीली चट्टान और मिट्टी के पेड़ तनों आदि में, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, आपका मेरीन हैबिटेट में, टेरेस्टेरियल हैबिटेट में, चट्टानों पर पाया जाता है, लगभग एवरीवेयर। समुद्री शैवाल की लगभग 70 प्रजातियां भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। आपने सारगेसो सागर के बारे में सुना होगा दोस्तों, लंबा घास का मैदान होता है अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगेसो सी एक जगह है। सारगेसम क्या है? सरगैसम दोस्तों एक एल्गी ही है, इसको हम कहते हैं ब्राउन एल्गी है। ये बहुत मतलब बड़े पैमाने में घास के रूप में है वहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यहाँ से भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है इस बार, बीपीएससी जो पीसीएस अभी हुआ है हाल फिलहाल में, उसमें सारगेसो सी के बारे में पूछा। ये क्या है? एल्गी ही है। शैवाल जलीय जीवन के लिए शोषण के लिए आवश्यक, शैवाल जो है जलीय जीवन के शोषण के लिए आवश्यक है। ऑब्वियसली वाटर में जो भी एक्वेटिक लाइफ है आप जानते हैं उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वाटर में आपका फिश है, टोर्टोइज है दोस्तों, ये सब क्या रहता है? फिश है, टोर्टोइज है, या जो भी है वाटर मरीन हैबिटेट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसको भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। कहाँ से मिलेगा? तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी को यूज़ करेंगे, तो वाटर में ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? यही एल्गी क्या करता है? CO2 तो एटमॉस्फेयर में भरा पड़ा है, CO2 को यूज़ करके दोस्तों एल्गी अपना भोजन बनाती है, ग्लूकोज क्या बनाती है? C6H12O6। ओके, और ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करती है। इसी ऑक्सीजन का प्रयोग आपका, चाहे आपका बैक्टीरिया हो, फिश हो, टॉर्टोइज हो, स्नेक हो, वाटर के अंदर जो भी रहता है सब इस ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। और ऑक्सीडेशन पॉन्ड आपने पेपर 2 में पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन पॉन्ड दोस्तों ये क्या है? एक एरोबिक वाटर को ट्रीट करने का एक एरोबिक तरीका है, और वहाँ पे एल्गी बैक्टीरिया म्यूचुअलिज्म काम होता है। एल्गी बैक्टीरिया का म्यूचुअलिज्म वहाँ पर वही काम करता है दोस्तों। बैक्टीरिया क्या करती है? एल्गी जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है उसका यूज़ बैक्टीरिया करती है। बैक्टीरिया आपका जो भी प्लांट के वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करती है, डिकम्पोज करती है, CO2 फॉस्फेट वगैरह वगैरह बनाती है, और इस CO2 का यूज़ कर लेती है एल्गी, तो एक दूसरे का दोनों का हेल्प हो जाता है। जैसे इसको हम और अच्छे से समझाएं दोस्तों, ऑक्सीडेशन पॉन्ड आपने पढ़ा होगा, सॉरी एक मिनट, देखिए दोस्तों आपने ऑक्सीडेशन पॉन्ड पढ़ा होगा दोस्तों, वहाँ क्या होता है? एक एल्गी है और दूसरा है बैक्टीरिया, इस दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। एल्गी आपका ऑक्सीजन देती है, इस ऑक्सीजन का उपयोग बैक्टीरिया करता है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा? रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, किसी को भी चाहिए, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, सबको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बैक्टीरिया आपका जो वेस्ट वाटर है उसका यूज़ करके, कंज्यूम करके, डिकम्पोज करके आपका CO2 बनाती है, ऑब्वियसली CO2 रिलीज़ करेगी, फॉस्फेट और कई सारा बाइकार्बोनेट वगैरह सब रिलीज़ करती है। इस CO2 का उपयोग, क्योंकि एल्गी है, एल्गी क्या है? प्लांट समझ सकते हैं आप इसको। ओके, प्लांट का सबसे मतलब बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका एल्गी है, प्लांट का कैटेगरी का है। इसको CO2 चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए, मतलब अपना फूड बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक मैटर भी कंज्यूम हो रहा है, और एल्गी और बैक्टीरिया दोनों आपका एक प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों का काम भी हो रहा है, दोनों का लाइफ स्पान अपना लाइफ भी अपना ग्रोथ कर रहा है, और आपका जो वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर था वो भी आपका कंज्यूम हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन पॉइंट में यही होता है। पेपर 2 का आपका इंपॉर्टेंट सिलेबस है, वो भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया के बारे में आप जानते हैं, सिंगल सेल्ड होता है, सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया लगभग हर जगह पाया जाता है। कवक, फंजाई आपका दोस्तों एक कोश की या बहुकोश की सूक्ष्म जीव है, मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी है, और हीट्रोट्रॉप है।
कवक के रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया इस बार कि इसके अंदर दोस्तों क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए हेटेरोट्रॉपिक है यह, मतलब भोजन पे किसी न किसी रूप से दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ओके, ये ध्यान रखें। माइकोप्लाज्मा देखिए सबसे छोटा जीवाणु है, मतलब स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के बारे में पूछे, हु इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया या व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, तो आपका माइकोप्लाज्मा है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होता दोस्तों, जिसके अंदर कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं होता। यह एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव है। कई माइकोप्लाज्मा जानवर और पौधे के रोगजनक होते हैं, मतलब कई प्रकार का पैथोजन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परीक्षण एचआईवी रोग प्रतिकारकों को पता करने के लिए किया जाता है। देखिए एचआईवी, कोई पर्सन मान लीजिए एड्स से पीड़ित है, तो कैसे पता चलेगा कि वो एड्स से पीड़ित है दोस्तों, तो टेस्ट कराया जाता है। एड्स के लिए आपका एचआईवी का टेस्ट कराया जाता है, ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस का टेस्ट कराया जाता है। इसमें हम इलाइजा टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, इलाइजा टेस्ट किया जाता है। इंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंटो एसे, सॉर्बेंट एसे पूरा नाम है, इंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे पूरा का नाम है। इलाइजा में यदि पॉजिटिव आ गया तो मतलब वो आदमी ऐसे एचआईवी पॉजिटिव है, ओके, और नेगेटिव आ गया तो एचआईवी नेगेटिव है। एचआईवी पॉजिटिव मतलब वो एड्स पीड़ित है, और एचआईवी नेगेटिव मतलब एड्स पीड़ित नहीं है। तो एड्स को कंफर्म करने के लिए, कंफर्म या प्राइमरी स्टेज में एचआईवी को पॉजिटिव या नेगेटिव है, इलाइजा टेस्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो इलाइजा, देखिए इलाइजा का पूर्ण रूप एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट इम्यूनेंट ऐसे है। इलाइजा परीक्षण को रक्त में एचआईवी एंटीबॉडी और एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। कोई रक्त में एचआईवी एंटीबॉडी है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। एचआईवी के संपर्क में आने वाला व्यक्ति इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, जो आमतौर पर इम्यूनोग्लोबिन जी और आईजीजी होता है, इसलिए इलाइजा परीक्षण में इस एंटीबॉडी का पता लगाया जा सकता है। कुछ और देखते हैं, विडाल टेस्ट। विडाल परीक्षण एक सीरोलॉजिकल परीक्षण है जो टाइफाइड बुखार के निदान के लिए किया जाता है। किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है दोस्तों, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, ओके, बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। और टाइफाइड का मतलब कंफर्म करने के लिए टाइफाइड है या नहीं किसी पर्सन को, उसके लिए कौन सा विडाल टेस्ट किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस परीक्षण में टाइफाइड बुखार पैदा करने वाले बैक्टीरिया के एक सीरम के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें एक संक्रमित व्यक्ति के प्रथम विशिष्ट एंटीबॉडी होते हैं। नेक्स्ट है आपका ओबीसी परीक्षण हम किस में करते हैं, तो क्वांटिटेटिव बफी कोट ओबीसी विधि का उपयोग परजीवी के लिए डीएनए को एक्रिडीन ऑरेंज से धुंधला करके परिधीय रक्त में मलेरिया परजीवी की पहचान करने के लिए आया था। मतलब कोई व्यक्ति मलेरियल पैरासाइट से पीड़ित है या नहीं है, उसके लिए हम ओबीसी परीक्षण करते हैं, क्यूबीसी परीक्षण करते हैं दोस्तों, ओके। नेक्स्ट हमारा पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है। वाटर के देखिए एक मॉलिक्यूल, मान लीजिए वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोस्तों द्रव्यमान का अनुपात क्या है, मतलब उसके मास का रेशो क्या है, रेशियो क्या है, तो देखिए हाइड्रोजन 2 है तो मतलब 2, हाइड्रोजन का वेट तो 1 होता है तो 1 × 2 2 हो गया। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 होता है। रेशियो कितना हो गया दोस्तों, सिंपलेस्ट रेशियो 1:8, कितना हो गया 1:8, क्योंकि 16 को हम 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 1:8। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपका अनुपात कितना है, वॉल्यूम का, मास का, तो 1:8। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा अपनी लद्दाख यात्रा के बारे में बता रही है। रमा हाल ही फिलहाल में लद्दाख गई है, उसके बारे में वो अपना मित्रों को बता रही है। उसने निम्नलिखित में से किस विकल्प के लिए गोम्पा शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने मतलब एक टर्मिनोलॉजी गोम्पा का यूज़ किया है, आपको बताने कि गोम्पा लद्दाख में किस चीज़ को कहा जाता है, सॉल को, बौद्ध भिक्षु को, जनजाति को, या बौद्ध मठ को। तो जो गोम्पा दोस्तों बौद्ध मठ को कहा जाता है लद्दाख में, ओके। देखिए बौद्ध मठ या गोम्पा लद्दाख के आसपास के इलाकों पर हावी है। गोम्पा का अर्थ है एकांत स्थान, एकांत स्थान। गोम्पा मठ या बौद्ध मंदिर हैं जो चीन, नेपाल, भारत, भूटान और लद्दाख के कुछ हिस्सों सहित तिब्बत के ऐतिहासिक क्षेत्र में आम है। यह एक ऐसा कमरा है जहां एक बौद्ध ध्यान करता है और भिक्षुओं को सुनता है। लद्दाख में गोम्पा भिक्षु द्वारा बसे हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन बुद्ध जीवन जीने के लिए समर्पित कर दिया है। अधिकांश गोम्पा सुदूर क्षेत्र में स्थित है, विशेषकर ऊंची चट्टानों में। तो गोम्पा मतलब बौद्ध मठ, ओके दोस्तों। तो ये आपके पेपर 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई मित्र अगर प्रिपरेशन करा है तो उसको भी शेयर कर दें, ओके। शेयरिंग इज केयरिंग, जितना आप दूसरे का हेल्प करेंगे, हम भी तो आपकी हेल्प कर रहे हैं दोस्तों, आपको भी दूसरे का हेल्प करना चाहिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बार बार दोस्तों आपको बोलता हूँ कलाम साहब को आपको पढ़ना चाहिए, कई सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बुक्स, जो भी बुक्स आपको अच्छा लगे दोस्तों, सिलेबस से बाहर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करती रहनी चाहिए। देखिए कलाम साहब की 3 पुस्तकें जो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। पहला है दोस्तों आपका
विंग्स ऑफ फायर, इसके बारे में हम चर्चा किए थे। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, हिंदी में भी है, इंग्लिश में, जरूर इसको पढ़ें। दूसरा है भारत, इन्होंने भारत पे भी किताब लिखा है। थर्ड है इग्नाइटेड माइंड्स, ये कलाम साहब की कुछ पुस्तकें दोस्तों, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए डॉक्टर कलाम की 3 पुस्तकें, अग्नि की उड़ान, भारत 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स, जो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। इस मतलब इन किताब को जरूर पढ़ें दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों इन बुक्स में दोस्तों कलाम साहब अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में लिखे हैं, अपने पूरे टेन्योर के बारे में, पूरा ऑटोबायोग्राफी है उनके बारे में, उन्होंने लिखा है खुद। जानते कलाम साहब भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं और एक बचपन से उनका बहुत बड़ा ख्वाब था पायलट बनने का, लेकिन वो पायलट से भी बहुत ऊपर बने। लेकिन उनके समय में भी, जीवन में भी, जब विद्यार्थी जीवन में थे दोस्तों, वो कई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए तो उनको भी हताशा हुई और कई उन्होंने यहाँ तक एक बार सुसाइड करने के बारे में भी सोचा। लेकिन देखिए कुछ न कुछ हुआ, स्थिति बदला, उन्होंने सुसाइड नहीं किया और अपने लगन से, मेहनत से पूरी दुनिया आज उनको, वो इस मुकाम पर पहुँचे कि पूरी दुनिया उनको मतलब पहचानती है, उनको आजीवन जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा दोस्तों। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और भी बहुत सारा कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। ओके, LHC आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था आपका स्विट्ज़रलैंड में, ज़मीन के नीचे दोस्तों, वहाँ भी कलाम साहब गए हुए थे, उनमें उनको बुलाया गया था। ओके, तो बहुत बड़ी बात हुई भारत के लिए। तो कलाम साहब को जरूर हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। ओके, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा दोस्तों कई सारा बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, आप वहाँ जाके बुक्स को चेक कीजिए, जो बुक्स आपको पसंद है कोई बुक जरूर मंगवाइए। और छुट्टी के दिनों में दोस्तों, इन दिनों आप दीपावली का छुट्टी होगा, छठ का छुट्टी होगा, तो घर जाएँ तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आप इन बुक्स को दोस्तों, सिलेबस से बाहर आप जब भी रहें तो आपको बुक्स को पढ़ना चाहिए। ओके, ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।